So, hey artists, this is FT Astos from Silver Sun India, and I am gonna break down, or you can say this is a tutorial of my previous video, the Mazda project. So please take a look what I had made in that project. So let's see. Rotary cars such as the Mazda Cosmo Sport 110S and Mazda RX-7 are still among the most popular in the company's history, having helped put Mazda on the map. The Matsuda dynasty reign came to an end in 1977. Okay, so I starting from the start. So बेसिकली ये प्रीमियर प्रो से आफ्टर इफेक्ट में कैसे लाते हैं कॉम्प बना के, ये तो पता ही होगा, प्रीवियसली वीडियोस पड़ी हुई है प्रीवियस वीडियोस, तो उतना बेसिक मैं नहीं बताता हूँ। मैं आफ्टर इफेक्ट का मोशन वर्क्स में एक्सप्लेन करूँगा इसमें, और कैसे एक नॉर्मल से पीएनजी को उसको कट आउट करके उसका मास्किंग करके कैसे हम लोग एक एनिमेटेड पूरा ग्राफ बना सकते हैं या फिर एक मोशन पूरा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में मैं मोशन से रिलेटेड ज़्यादा गौर करूँगा। ओके, सो लेट्स सी, मैं इस वाले प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैं कॉम्प 8 से स्टार्ट करता हूँ। And if that's already done, let's move on. In the 1960s, the Japanese government pressed smaller enterprises to merge their operations into larger corporations capable of competing worldwide. Many small OEMs were to relocate to Nissan, Toyota, or Mitsubishi. And if that देखो, तो इसमें मैंने क्या क्या इफेक्ट यूज़ किया है मैं बताता हूँ। मैं सबको पहले हाइड कर दूँ। तो इसे बैकग्राउंड बनाने के लिए ये तो पहला बात ऑडियो है, ये माज़दा वाला, ये जो प्रीमियर प्रो से इंपोर्ट करके लाऊंगा वो ऑडियो बस है। And if that's already done, let's move. अगर तुम किसी एक बैकग्राउंड को बस उठा के इसमें डालोगे, यूज़ करोगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। उसको एक इंटरेस्टिंग लुक बनाने के लिए, देने के लिए उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऐड कर देने के बाद वो कंट्रास्टी बन जाता है, ऐसा सेपरेट लगता है। मतलब कि हमारे जो फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, इसे सेपरेशन मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अलग क्रिएटिविटी दिखाना पड़ती है। तो बैकग्राउंड के लिए हमेशा 2-3 लेयर में ही यूज़ करो, उसको ब्लेंड करो एक दूसरे से। देखो मैंने इसमें कैसे किया है, ये एक पार्टिकल का मैंने सिस्टम लिया है, ये पार्टिकल है बस नॉर्मल सी। एक मैंने लेयर लिया है इसमें भी 2 कॉम्प या 3 कॉम्प होंगे। इसमें एक हिस्ट्री का है, ये जो फ्लिकर इफेक्ट वाला, ये सारा यूट्यूब पे मिल जाता है, सर्च करने के बाद फ्लिकर बैकग्राउंड, ये नॉर्मली फ्लिकर बैकग्राउंड है जो यूज़ है इसमें। और इसमें एक हिस्ट्री की ओवरले मैंने यूज़ की है, ये हिस्ट्री की ओवरले, और मैंने इस पर मास्किंग किया होगा तब ये ऐसा दिख रहा है, मास्किंग करके, और इस पर फेदर किया हुआ है, ये फेदर, तो ताकि मतलब ये सिर्फ साइड में रहे, ये बीच में पूरा तरह से कवर ना कर पाए, इसलिए मैंने इसको फेदर आउट कर दिया है। और फिर इसको मैंने इसके साथ ब्लेंड कर दिया है सॉफ्ट लाइट के साथ। ये ज़्यादा मतलब यूज़ होता है सॉफ्ट लाइट के साथ, ताकि अच्छे से चीज़ें ब्लेंड हो जाती है ये सॉफ्ट लाइट यूज़ करने के बाद, कि अलग अलग बैकग्राउंड दिखता नहीं है कि मतलब ये अलग बैकग्राउंड है, ये अलग बैकग्राउंड, सारा चीज़ एक में मर्ज हो जाता है। ओके, तो ये मैंने बैकग्राउंड ऐसे बनाई, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट और मैं बताता हूँ, मैं कैमरे की कुछ और सेटिंग्स बताना चाहूँगा। जो पहले से पढ़ी हुई वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कुछ अपनी सेटिंग्स डिस्कवर की है। तो ये तो पता ही होगा कि कैमरे में ही हम लोग पोजीशन वगैरह नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ये मूवमेंट करने में, कैमरे को मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं ना, एक कैमरा लेते हैं और उसके कैमरा में सिर्फ फोकस डिस्टेंस और ब्लर लेवल को सेट करके रखते हैं, ठीक है, और इसके मूवमेंट कराने के लिए। और नेक्स्ट ओरिएंटेशन, ये जो रोटेट हम लोग कैसे करेंगे, तो ये 2 चीज़ के लिए हम लोग नल का यूज़ करते हैं। और इसको ये पिकविक टूल जिसको बोलते हैं, इसको पकड़ के ये नल के साथ लिंक कर देते हैं, ताकि ये नल जब कहीं भी मूव करे, लिंक करने से क्या होता है, ये नल जहाँ भी मूव करे वो कैमरा डायरेक्टली मूवमेंट को कैप्चर कर ले। नल को हम लोग जहाँ जैसे मूव करेंगे कैमरा का भी कैप्चर होगा। ऐसे कैमरा का मतलब कि कुछ सेटिंग्स रीसेट वगैरह नहीं करना पड़ता है। नहीं तो अगर डायरेक्टली अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज़ करें ना, हम लोग जैसे पोजीशन और ओरिएंटेशन इसी पे यूज़ करें, इसी के पोजीशन पे, मैंने इस पे पोजीशन पे यूज़ नहीं किया है, या फिर रोटेशन मतलब ओरिएंटेशन पे यूज़ नहीं किया है, इस पे यूज़ किया है, तो ये आसानी रहती है मूवमेंट कराने में, ज़्यादा मतलब कि दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो समझ आ गया। और मैं कैमरे की कुछ सेटिंग्स बताना चाहूँगा। देखो ये जो फोकस डिस्टेंस है ये तो टेक्स्ट पे है, लेकिन ये जो ब्लर लेवल है पीछे का, ये कभी कभी ना अच्छा नहीं दिखता है। मतलब कि ये जो यूज़ इस पे होता है आइरिस शेप,
इसको थोड़ा सा कम हैवी रखने के लिए ये फास्ट रेक्टेंगल का हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मली हम लोग यही सब लोग यूज़ करता है, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करता है। लेकिन मैंने क्या सेटिंग्स पे देखा है कि ये कभी कभी ना ब्लर हम लोग जब बढ़ाते हैं तो ये अच्छा ब्लर दिखता नहीं है, क्रीमी बोके जिसको बोलते हैं, क्रीमी बोके एकदम स्मूथ सा ब्लर वो नहीं दिख पाता है। उसको करने के लिए ना एक हम लोग काम कर सकते हैं, इसमें हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन चूज कर सकते हैं। हेक्सागोन चूज करने के बाद देखो क्या होता है, ये ब्लर यहाँ पे क्वालिटी देखना, ये लोड हो रहा है अभी, ये अभी क्वालिटी दिखा, कोई डिफरेंस पता चला इसमें? मैं फिर से करके दिखाता हूँ, फास्ट रेक्टेंगल, ये अभी जो ब्लर है ये कैसा थोड़ा सा मतलब क्लीन एक ब्लर नहीं दिख रहा है, ओके, क्लीन ब्लर नहीं दिखता है। और यही ऑक्टागोन या फिर हेक्सागोन करने से एक स्मूथ सा ब्लर आता है, जैसे हम लोग कैमरे में आता है, डीएसएलआर कैमरा या फिर मिररलेस कैमरे में जैसे आता है उस तरह के स्मूथ ब्लर आ जाता है। इससे बस इसका फायदा और नुकसान ये है, फायदा ये है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लर देगा, बहुत हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट दिखेगी। लेकिन ये जो है ब्लर ये रेंडर को स्मूथ थोड़ा स्लो कर देगा। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे लेवल का पीसी है, मतलब अच्छा खासा रेंडर कर लेता है या फिर रेंडर टाइम का इशू नहीं होता है, तो ये बहुत यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी दिखाएगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट को, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री को, ओके। नहीं तो हम लोग भी फास्ट रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, मैं भी अगर टाइम का अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से देना होता है रेंडर करने के लिए, तो भी मैं हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन ही यूज़ करता हूँ। फास्ट रेक्टेंगल अगर जल्दी से देनी है तो वो ऐसे कोई ख़राब नहीं दिखती है, चल सकती है। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि और भी अगर क्वालिटी इन्हेंस करना हो, हम लोग का अपना बेस्ट देना हो तो ऐसा कर सकते हैं, ओके। सो ये थी बात, और मैं आगे बताता हूँ। इसमें उतना ज़्यादा मोशन वर्क नहीं, इसमें देखो ये प्रोजेक्ट ये जो आया मोशन, ये Let's move on. In the ये 19 नॉर्मल से पीएनजी है। इसको अगर ये प्रीकॉम्प है, इसको अगर डिटेल में करूँ तो ये पूरा ओरिजिनल पीएनजी मतलब जेपेग फोटो है, ठीक है। ये क्वालिटी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक बहुत मस्त चीज़ देना चाहूँगा तुम लोगों को कि हम लोग जितने भी फोटोज़ वगैरह उठाते हैं वेबसाइट से या फिर कहीं से भी, तो बहुत लो क्वालिटी की होती है। और इन्हेंस करने के लिए मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ये जो रिसोर्स मेरा खुद का रिसोर्स चीट कोड है, उसमें सारी वेबसाइट के लिंक है। देखो मैं दिखाता हूँ, ओके। ये देखो, ये इसमें तुमको जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितनी भी चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए, इमेजेस, वीडियोस, इमेज इन्हांसर, ये बहुत ज़्यादा काम आता है इमेज कटआउट करने के लिए। तो ये जो कटआउट प्रो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कटआउट देता है। फोटोशॉप मतलब कि फिर भी कभी कभी गड़बड़ी कर देता है पिक्चर को कटआउट करने में, लेकिन ये बहुत मस्त है। ये सारा यूज़ कर सकते हो, ये मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, बहुत काम की है, यूज़ करना, ओके। तो बैक टू द वीडियो, ओके। तो एक नॉर्मल सी पीएनजी, इसको मैंने फोटोशॉप में नहीं काट के इसी में कट आउट कर लिया। ये 3 अगर देखा जाए तो ये देखो, ये 1, ये 2 दूसरा कटआउट और ये एक तीसरा कटआउट। ये मैंने इस मास्क पेन टूल के मास्क से ही कटआउट मैंने कर लिया था। इसमें पोजीशन के की फ्रेम्स लगे हुए हैं, ये जो है क्या पोजीशंस के, इस पे देखो, इस पे तीनों पे पोजीशंस के बस की फ्रेम लगे हुए, बस आते हुए, ठीक है। उसको कट आउट करो। ये नॉर्मल हम लोग जब भी पीएनजी दिखाते हैं ना, मतलब ये इसलिए यूज़ करो, तब यूज़ करो जब एक नॉर्मल सी जेपेग पिक्चर है, हम लोग को फुल स्क्रीन में दिखा रहा है कोई जेपेग पिक्चर, तो बहुत अगर स्मूथली से ऐसे नॉर्मली उसको फेड इन फेड आउट कर दोगे या फिर स्लाइड करके ला दोगे तो कुछ ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये जो इफेक्ट है ये अलग अलग कटआउट करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ में देखे होंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है, हुक करके रखता है सब्सक्राइबर को, ओके। तो ये ऐसा यूज़ करना। नेक्स्ट क्या है, ये बॉक्स तो नॉर्मली से पीएनजी है, ट्रांसपेरेंट पीएनजी है, जिसपे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया था, ये लार्जर कॉर्पोरेशन, ये मोशन वर्क दिखाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट ये OEM वाला है। ये है क्या चीज़, देखो बताता हूँ। ये हाँ, नेक्स्ट ये OEM वाला है, इसका मैंने कैसे मोशन किया है मैं बताता हूँ। ये सारे एक नॉर्मल सा पिक्चर था ये, ओके। रिवील एंड प्रोजेक्ट करूँ, रिवील एंड, ये बस एक ट्रांसपेरेंट सी मैंने इमेज डाउनलोड की थी और इस पे मोशन देखो कैसे कराया मैंने। ये तीनों अलग चीज़ है, ये तीनों को मैंने मास्क करके अलग अलग बांट दिया ताकि ये मोशन करा सकूँ। तो इसमें एक ये जो क्रेन को अलग मैंने बांट दिया है, ये क्रेन का ही पार्ट है, और ये M को अलग बांटा हुआ है, M को अलग मैंने किया है।
फिर नेक्स्ट ये OEM को अलग, O और E को अलग किया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके इसमें सारे के ऊपर की फ्रेम्स लगा के मैंने एनिमेट किया है। देखो की फ्रेम्स लगा के पोजीशन पे सही, सबका पोजीशन पे ही लगा हुआ होगा आखिरी, तो हर एक के पोजीशन पे लगा के इसको बस की फ्रेम के साथ एनिमेट मैंने किया है। देखो तो ये जो OEM वाला इमेज मैंने यूज़ किया है, PNG यूज़ किया है, मोशन कराया मैंने, तो ये कोशिश करो ना कि हर चीज़ जितना भी यूज़ करो सारा को मर्ज कर दो अपने मतलब थीम के साथ। अगर टिंट लगाया, देखो इस पर मैंने टिंट लगाया हुआ है और मर्ज किया ऑरेंज कलर में, अगर नहीं करूँ तो ये जो ओरिजिनल फुटेज है वो दिखेगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मर्ज ही नहीं होगा मतलब बैकग्राउंड के साथ, अपने थीम के साथ। तो कोशिश करो कि हर एक पे हल्का हल्का भी मतलब कलर उस पर अप्लाई करो, टिंट से अप्लाई करो या फिर कलर करेक्शन कुछ अप्लाई करके उसको एक थीम में ढाल दो। इससे एक लगता है कि पूरा मतलब प्रोजेक्ट मर्ज हुआ पड़ा है, मतलब कि सेपरेट हर एक चीज़ यूज़ नहीं है, ये अटेंशन ग्रैब किए रहता है सब्सक्राइबर के फिर व्यूअर के। तो ये ऐसा टिंट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि जब भी मैं एनिमेट यहाँ पे करता हूँ इसके साथ एक ब्लर ऐड होता है, तो ये जो है ये मोशन ब्लर है। इससे क्या होता है ना, एक जो हम लोग एनिमेशन करते हैं वो एक स्मूथ सा लगता है, एक नेचुरल सा एनिमेशन लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कुछ रोबोटिक टाइप से या फिर कुछ भी मतलब फीका फीका सा फील आता है उससे, ठीक है। अगर ये मोशन ब्लर का सिंबल होता है, अगर मैं इसका हटा दूँ तो एकदम क्लीन लुक हो जाएगा, इसका कोई मोशन ब्लर नहीं रहेगा। इसमें मैं कहीं भी अगर मूव करूँ तो देख रहे हो एकदम स्मूथली मूव हो रहा है, कोई मोशन ब्लर नहीं। लेकिन वैसे ही जैसे ही मैंने मोशन ब्लर इस पर लगाई, एक अलग सी इस पर ब्लर लग गई। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये उसी समय समझ में आएगी जहाँ उसका की फ्रेम्स रुकेगा, जहाँ वो स्टेबल एक जगह होगा। देखो अगर बीच में अगर कहीं भी देखूँ मैं, अगर की फ्रेम्स के अगर बीच में देखूँ तो ये मोशन ब्लर एक दिखेगा, ताकि जब क्योंकि उस समय वो मोशन में है और एक जगह जहाँ स्टेबल की फ्रेम लगा हुआ है वहाँ पे जब मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है आके स्टॉप हो रहा है तब वो क्लीन हो जाता है। ये कभी क्वार्टर में इसलिए भी क्लीन नहीं दिख रहा है। देखो अभी फुल में नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, रुको मैं फुल में करता हूँ। हाँ देखो कितना क्लियर हो गया ये चीज़। और यही चीज़ अगर बीच में रहे तो कितना मोशन में रहेगा वो चीज़। देखो इस समय ये मोशन में तो ब्लर है, ये मोशन ब्लर आता है। अगर बिना मोशन ब्लर का अगर देखो तो बहुत सा फीका सा लगेगा। ये एक सटल बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, लेकिन एक जब कोई व्यूअर देखता है तो वो इंटैक्ट हो जाता है मतलब वीडियो के साथ। तो ऐसा मोशन ब्लर यूज़ करो, सही रहता है। इसमें बस कुछ नहीं है, ये तो बस मैंने जो ये निसान का टोयोटा का और मित्सुबिशी का ये जो लोगो आ रहा है नॉर्मली इसमें कुछ की फ्रेम्स नहीं लगा हुआ है। Toyota or Mitsubishi. बस जहाँ ऑडियो जैसे ही स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे मैंने ये बस ऐड कर दिया हूँ लोगो, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉम्प की तरफ। और ये देखोगे मेरा जितने भी कॉम्प है ये 20 सेकेंड मैक्स है, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स। ये जो पहले भी वीडियो बना चुके हैं इस चैनल पे अपलोड है वो सारे लोग बोल चुके हैं कि 30 सेकेंड से ऊपर मत बनाओ। मैं भी पहले 30 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स या फिर 40 सेकेंड्स अप्रोक्सली इतना मैं बनाता था, ताकि सोचता था कि मतलब कि एक कॉम्प में सारा ही चीज़ निपट जाए। लेकिन वो क्या होता है ना, वो रेंडर होने में इतना टाइम लगा देता है। मैं क्या करता हूँ, मैं भी अब ये चीज़ अप्लाई करता हूँ। मैं 20 सेकेंड का ही कॉम्प होता है, जहाँ स्क्रिप्ट पढ़ते समय जहाँ एक पॉज आ गया वहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म कर दो 20 सेकंड्स के आसपास। तो इस कॉम्प के बाद नेक्स्ट अगर कॉम्प हम लोग देखें तो इस कॉम्प से मैं दो चीज़ बताऊंगा। एक तो मोशन का बताऊंगा ही, नेक्स्ट और चीज़ बताऊंगा लूपिंग का। कि मैं देखो एक कॉम्प से अगर दूसरे कॉम्प में अगर जाओ तो बीच में नॉर्मली से ट्रांजिशन अगर लगाओ तो पता चलता है वो चीज़ कि मतलब यहाँ से कट है। तो मैं एक टेक्निक का यूज़ करता हूँ लूपिंग, मतलब कि कैसे मैं एक कॉम्प से दूसरे कॉम्प में शिफ्ट करता हूँ और एकदम कट का पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ मैं इस वीडियो में इस कॉम्प से मैं बताऊंगा। तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये तो बस नॉर्मली वीडियो वही सेम बैकग्राउंड सेम ही है जो पिछला मैंने ये बैकग्राउंड जो यूज़ किया है वो सेम बैकग्राउंड है, बस इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इस पर ह्यू का मैंने यूज़ किया होगा। देखो एक एक्सपोजर यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा और इन्हांस दिखे ये। देखो इसमें बहुत एक मस्त चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को। कोई भी अगर हम लोग PNG यूज़ करते हैं, कोई भी एलिमेंट यूज़ करते हैं जो भी फ्लैट वीडियोज़ हो गए या फिर PNG JPEG कुछ भी यूज़ करते हैं, तो अगर फ्लैट दिखता है ना उसका सबसे इजी हैक है एक्सपोजर लगाओ और गामा करेक्शन को सही कर दो। गामा करेक्शन सही कर दो, ये कॉन्ट्रास्टी लुक दे देता है। देखो जैसे मैंने कम किया
ये अलग ही कंट्रास्ट बैकग्राउंड दे रहा है। ये बैकग्राउंड पे मैंने लगाया हुआ है, बैकग्राउंड सिलेक्टेड है और इसे मैं जब लगा रहा हूँ तो एक अलग ही कंट्रास्ट, एक ब्लैक सोर्स है, ब्लैक्स और हाईलाइट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करके और एक इनहेंस डेप्थ क्रिएट करता है। हाँ, तो ये जो मोशंस देख रहे हो देखो कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग होती है वीडियो की। ये बस टेक्स्ट लेयर है नॉर्मली, ये एनिमेशन कंपोजर से प्लगइन एक आता है, एनिमेशन कंपोजर फ्री मिलता है। ये काम आता है शॉर्ट से एनिमेशन कराने के लिए, मतलब टेक्स्ट वगैरह पे या फिर कोई नॉर्मली जेपीईजी यूज़ करने, अगर नॉर्मली हम लोग दिखाना, बेसिकली ये सिर्फ बेसिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इस पर बस फेड इन का जो उस पर लगा हुआ है, ये जो फेड इन का टेक्स्ट फेड इन, ये फेड कैरेक्टर है, ये बस इस पर लगा हुआ है। ये मैंने बस इन पे क्लिक कर दो कि ये लग जाता है। तो पहले से ही लगा हुआ है, ये तो पहले से ही लगा हुआ है। चलो, ये तो पहले से ही लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट है, ये की फ्रेम से एनिमेट हो रहा है, इसका पोजीशन बस एनिमेट हो रहा है। ये जो कैरेक्टर आ रहा है ये इधर है, ये की फ्रेम से नॉर्मली एनिमेट कराया हुआ है। पोजीशन के की फ्रेम पोजीशन पे की फ्रेम्स लगा के मैंने एनिमेट कराया हुआ है। एक फ्रेम से जब भी यहाँ पे दूसरा फ्रेम पे जा रहा है। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मेरा भी पहले ना शुरू में एनिमेशन फास्ट रहता था, अब धीरे धीरे जाके सटल हुआ है। शुरू के लोग यही गलती करते हैं, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी यही गलती करता था। मेरे भी बहुत ज़्यादा एनिमेशन फास्ट रहते थे। की फ्रेम्स का डिस्टेंस हम लोग बहुत ज़्यादा पास में रखते हैं, इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ, मतलब स्मूथ एनिमेशन नहीं दिखता है, बहुत फास्ट दिखता है। जैसे देखो कितना फास्ट लिया है, तो ऐसा नहीं करना रहता है। मैं भी बहुत मतलब करते करते ही सीखा हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना, हर एक की फ्रेम, जितना भी की फ्रेम तुम लोग यूज़ करो, उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखो ताकि वो स्मूथ दिखे जरा वो एनिमेशन। Matsuda was determined। देखे कितना स्मूथली वो इन हुआ। एक बात और, ये दोनों की फ्रेम्स नॉर्मली जो रेक्टेंगल फॉर्म में रहते हैं या फिर जो भी ट्रापीजियम फॉर्म में रहते हैं, इसको F9 क्लिक करने से ये इजी इन इज आउट हो जाता है ताकि स्मूथ और हो जाए। और इसके ऊपर से ये ग्राफ में ये जो है ना, ये की फ्रेम को सिलेक्ट करके, और ये जो स्पीड ग्राफ एडिटर है, तो यहाँ से ग्राफ एडिटर पे जाके अगर नॉर्मली यहाँ पे एडिट वैल्यू ग्राफ शायद रहता है, तो यहाँ पे स्पीड ग्राफ करके और ये दोनों को पकड़ के थोड़ा जूम आउट करके, या फिर नॉर्मली कर सकते हो तो कर लो, हल्का से इसको बस खींच दिया करो ताकि ये जो एनिमेशन है ना, ये स्टार्टिंग तो इस फास्टली होए, लेकिन जब यहाँ पे आके जब रुकना हो तो इस बहुत ज़्यादा स्मूथली रुके। देखो Matsuda was determined। वो कितना स्मूथली आके एकदम आराम से आहिस्ते से रुक रहा है। Matsuda was determined to maintain। ये ग्राफ एडिटर से ये फायदा होता है, ये कर्व से। ओके, और इसमें क्या नेक्स्ट चीज, determined to maintain the company's ये जो अभी इफेक्ट आया, ये तो बस इंक से लगा हुआ है। ये नॉर्मली इंक प्रीसेट है, यूट्यूब पे मिल जाता है इंक प्रीसेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंक प्रीसेट है, इसके ऊपर लगाना रहता है। कोई भी जिसको हमको दिखाना रहता है इंक से, वो नीचे, और वो इंक प्रीसेट उसके ऊपर, और यहाँ पे जाके ये जो ट्रैकमेट है, इस पे लास्ट वाला ये ल्यूमा इन्वर्टेड मैट, इसको करते हैं ताकि उसके साथ मतलब मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखो तो इसमें ये पीछे से हैंड का मूवमेंट है, ये हैंड फिस्ट जिसको बोल सकते हैं। बस इसमें भी की फ्रेम्स मूवमेंट है, पोजीशन का मैंने की फ्रेम मूवमेंट करा है, यहाँ से बस स्टार्ट किया। ये देखो कहाँ पे, ये फिस्ट जो है इसके जस्ट पीछे मैंने लेयर के वाइज रखा है। ये टू व्यू करके ऐसे देख सकते हो। आई थिंक इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही है वो ये चीज़ देखने में। तो ये जो फिस्ट वाला लेयर है, ये फिस्ट, ये जस्ट इसके पीछे है, इसलिए वो उस समय नहीं दिख रहा की फ्रेम्स लगाने के बाद। और ये जस्ट पोजीशन पे मैंने की फ्रेम्स लगाया तो ये नॉर्मली ऐसे ही निकल के आया, इमर्ज हुआ पीछे से। ओके, वन व्यू मैं कर लेता हूँ इसमें। ये देखो, ये बस कैमरा मूवमेंट, कैमरा की पोजीशन से जैसे ही मतलब यहाँ पे ख़त्म होता है, ये यहाँ से कैमरा मूवमेंट यहाँ पे गया, यहाँ पे था इंडिपेंडेंट कुछ करके दिखाना था, उसके लिए ये की फ्रेम्स लगा के मैंने किया था। ये तो फोटोशॉप किया हुआ है, ये फेस लगाया हुआ उस पर। ये नॉर्मली ये कहीं से PNG मैंने उठा लिया था वेब से, और ये फोटोशॉप में इसका फेस लगा दिया। अच्छा खासा मर्ज हो गया है। सो इसको पहले मैंने क्वार्टर कर लिया स्मूथली ताकि चल सके। नेक्स्ट ये जो कैरेक्टर आ रहा है, इस पर पोजिशंस का ऑफकोर्स पोजिशंस पे ही की फ्रेम्स लगे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखो,
ये जो जैसे ही टिल्ट होके यहाँ पे आया, ये की फ्रेम से ये की फ्रेम तक, यहाँ पे दो चीज़ों की की फ्रेम्स लगाई मैंने, पोजिशंस की और ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन जो टिल्ट कर रहा है ये फ्रेम को, अगर टिल्ट नहीं होगा तो ये नॉर्मली ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये यहाँ से कैमरा यहाँ पे मूव हुआ, तो ये तो बस की फ्रेम से पोजीशन कराई हुई है, सारा पोजीशंस का खेल है की फ्रेम्स लगा के। ये टेक्स्ट लेयर यूज़ बस टेक्स्ट लेयर है। नेक्स्ट अगर ये चीज़ देखो, ये कैमरा जैसे ही जूम इन हो रहा है वहाँ पे, तो इसके साथ मैंने 2-3 चीज़ अलग अलग ये हाथ वाला, ये हैंड और जो हैंडशेक कर रहा है ये भी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है। अगर दिखाऊं तो ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज है और फिर ब्लैक स्क्रीन फुटेज होगा। ये यूट्यूब से ही उठाई है मैंने। ये ग्रीन स्क्रीन इस पर मिल जाएगा, ब्लू स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन भी है, जो भी यूज़ करना है कर लो, जिससे जो कन्वीनियंट पड़े तुम्हें। तो ऐसा चीज़ लगाओ जो तुम्हारे मतलब स्टोरी को पोर्ट्रे करे, मतलब बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े, स्टोरी के फॉर्मेट में एकदम एक्सप्लेन करे। अगर इसमें इसको सुनो अच्छे से क्या इसमें बोलता है। Mazda secured a licensing arrangement with NSU. देखो इसमें जो तीनों चीज बोला, Mazda secure लाइसेंस विथ NSU, इसमें तीनों चारों चीज जो चीज बोला उसमें सारा चीज इसमें मर्ज होकर दिख रहा है। देखो सिक्योर का बोला उसमें Mazda सिक्योर, ये Mazda पीछे दिख रहा है, ये Mazda का बिल्डिंग है। ये सिक्योर मतलब ये हाथ, ये हैंडशेक वाला मैंने ग्रीन स्क्रीन फुटेज डाल दी ताकि इसे सिक्योर कर रहा है। लाइसेंस का बात बोला, ये लाइसेंस इधर से निकल रहा है, ये सारा की फ्रेम्स पे एनिमेट हुआ है पोजीशंस पे। एक लाइसेंस इधर से निकल रहा है विथ NSU कोई जर्मन कंपनी है, उसके साथ टाई अप करके कुछ किया होगा, वो NSU के साथ में। मतलब जितने वर्ड बोल रही है मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, ये ज़्यादा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाओ। ये हम लोग का डॉक्यूमेंट्री है ना, तो ये स्टोरी फॉर्मेट में दिखानी रहती है। ओके, तो ये मैंने इस तरह से एलिमेंट को, स्टोरी को पोर्ट्रे करता हूँ, दिखाता हूँ। ओके, क्वार्टर कर लो फिर से। ये बस उसके बाद ये कैमरा बस जूम हुआ यहाँ से NSU के बाद, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे की फ्रेम्स लगा के बस कैमरा को जूम इन किया मैंने। यहाँ पर अब जैसे ही देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताने वाला था, लूपिंग का टेक्निक देखो कैसे वो करता हूँ मैं। जैसे ही ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है ये वीडियो, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ, नेक्स्ट जो कॉम्प 9 है, यहाँ पे कॉम्प 9 के बाद कॉम्प 10 जैसे ही शुरू होता है, देखो वहीं से शुरू हो रहा है। कैसे मैं क्या करता हूँ ना, इस टेक्निक को अपनाने के लिए लास्ट में जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, लास्ट में देखो जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, ये चार ऊपर में है, ये कैमरा तो मतलब वहाँ पे ऐड करोगे ही, यहाँ तक जो भी यूज़ हुआ है इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, और जब ये कॉम्प खाली रहेगा मतलब कि बस कितना चीज़ रहेगा, इतना चीज़ ही रहेगा, बस वॉइस ओवर रहेगा ये नॉर्मल सा, और ये बैकग्राउंड रहेगा, कैमरा रहेगा, नल लेयर रहेगा, ये चारों तो पहले से रहेगा। तो इसके ऊपर आके पहले पेस्ट कर दो सारा, ठीक है, ऑलरेडी पेस्ट हो गया। इस सारा को जो भी पेस्ट करोगे उसको स्क्रॉल करके एकदम लास्ट तक ला लो, स्क्रॉल करके लास्ट तक ला दो। उसके बाद ये कम से कम 0.5 सेकेंड्स के करीब जाके देखो, 0.5 सेकेंड्स के करीब है, ये 0 सेकेंड्स और ये 1 सेकेंड, तो दोनों के बीच में यहाँ पे आके और सबको सिलेक्ट करो जिसको कट आउट करना है, और अल्ट प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज, जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट उस क्लोज वाला, तो अल्ट के साथ वो दबाओगे, ये सारा का सारा ट्रिम हो जाएगा, जितना भी सिलेक्टेड रहेगा वहाँ तक। ओके, तो देखो शुरू में पहले ये इंक्लूडेड हो गया in 1961, ठीक है। यहाँ से तुम अब इसके बाद जब भी मतलब कॉम्प स्टार्ट होता है तो देखना थोड़ा सा पॉज रहता है उसके, तो उसमें हम लोग ये टेक्निक अपना सकते हैं, अपना मतलब पिछला कॉम्प डाल सकते हैं ये लूप कराने के लिए, ताकि ये जहाँ ख़त्म हुआ ना वो नेक्स्ट कॉम्प से वहीं शुरू हुआ, ऐसे लगा ही ना कि कॉम्प ख़त्म भी हुआ है। इससे बहुत अच्छा टेक्निक मतलब मिलता है कि कॉम्प लगेगा ही नहीं कि ख़त्म हुआ है, बस लगातार वीडियो चलते जा रहा है ऐसा लगता है, ठीक है। और एक और चीज़, सिर्फ यहाँ से नहीं लग पाएगी, ये पिछला सेम नहीं हो पाएगा, सेम मतलब कि यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड, ये सब चीज़ तो सेम हो गया, लेकिन बैकग्राउंड नहीं मिल पाएगा तुम्हारा। इसके लिए देखो क्या करो, यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट है और इधर इस साइड डार्क है, और इसमें देखो यहाँ पे डार्क नहीं, यहाँ पे तो डार्क है लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। उसके लिए क्या करने के लिए, कैमरे की भी सेटिंग्स कॉपी कर लो,
ये कैमरे की सेटिंग्स कॉपी करो, कॉपी, और यहाँ से ये कैमरे के सेटिंग्स पे जाके पेस्ट, कंट्रोल V कर दो, ठीक है। ये कैमरे की सेटिंग्स कॉपी हो जाएगी, और ये फोकस और फोकस डिस्टेंस की, फोकस ब्लर और फोकस डिस्टेंस भी सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करो। उसके बाद से नेक्स्ट करो, और जहाँ पे जैसे भी वीडियो ख़त्म हो रहा है ये की फ्रेम्स इग्नोर करना, ये नहीं नॉर्मली मतलब कि न्यू कॉम्प बनाओगे तो नहीं रहेगी। तो ये कॉम्प पिछला से उठाओगे, ये दोनों कॉम्प, ये जो चारों है ना, ये चारों को कॉपी करोगे, सब चारों एक साथ कॉपी नहीं होगा, दो दो करके कॉपी करना पड़ेगा। ये दोनों अलग और ये दोनों अलग कॉपी करना पड़ेगा, और इसमें फिर लाके ये दोनों को अलग पेस्ट करो, कंट्रोल V, और यहाँ पे भी कंट्रोल V जो भी, ठीक है। और जहाँ भी ये कॉम्प खत्म हो रही है वहाँ पे कॉम्प को रिसेट कर दो, मतलब कि ये जो पोजीशन जो भी की फ्रेम्स लगा है उसको रिसेट कर दो। फिर यहाँ से तुम्हारा अगली कॉम्प जो भी, मतलब ये कॉम्प स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से एनिमेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये शुरू में आ गई है, यहाँ से हम लोग की फ्रेम्स लगाना स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट अपना कॉम्प का बनाना जो भी स्क्रिप्ट में है उसके हिसाब से बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके बाद 1991 कुछ करके था, 1991 या फिर कुछ भी था, 1961। इससे एकदम लग रहा है ना वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब एक लूप में चलते जा रहा है, कोई कट सी नहीं है बीच में, वो आके वो ख़त्म हो गया। देख रहे हो यहाँ पे कितना स्मूथली तरीके से वो पिछला बार, ये जो फ्रेम देख रहे हो ये पिछले वीडियो का है, कितना स्मूथली तरीके, ये जो फ्रेम देख रहे हो अभी, ये पिछली वीडियो वाला जो है, ये देखना कितना स्मूथली तरीके से इसको मैंने हटा दिया है। In 1961, the concept of Toyo Kyogo remained distinctive enough. देखिए कैमरा को एकदम जो भी एक बस उसका एक पार्ट रख के, और मतलब एक पार्ट मतलब कहने का मतलब कि देखो ये बिल्डिंग उसमें भी यूज़ हुआ था, 9th कॉम्प में भी यूज़ हुआ है ये बिल्डिंग, ठीक है, 10th कॉम्प में भी। तो एक कोई सिमिलर चीज़ रखो जिससे तुम ये लूप का चीज़ कर सको, ठीक है। तो ये बिल्डिंग को मैंने बस रखा है जिससे कि मैंने ये ट्रांजिशन कंप्लीट किया, मैंने ये उस वीडियो से इस वीडियो में आ गया, और एकदम माइनर सा ट्रांजिशन पता चला। और ये जो येलो हो रहा है, ये कलरामा इफेक्ट लगा के मैंने इस पर येलो कलर इसको चेंज किया है, कलरामा से कलर साइकिल को लगा के मैंने बस की फ्रेम्स लगा के इसको चेंज किया येलो में। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, The corporation could maintain its independence. तो ये सारा पोजीशंस एंड रोटेशंस का ही की फ्रेम्स है बस। ये कैमरा जूम आउट होके आ रहा है, ये ऐसा है, मोटर इंजन दिखा रहा है, की फ्रेम्स ओनली। ये देखो यहाँ पे कितना स्मूथली यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ और चेंज हुआ और कुछ भी पता नहीं चला। ट्रांजिशन का यही चीज़ करना है कि मतलब पता ना चले, इस तरह सटल ट्रांजिशन करो। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये पीछे बिल्डिंग तुम लोग देख रहे हो, ये नॉर्मली यहाँ पे आया, पीछे अभी भी बिल्डिंग है वो दिख रहे हो। ये जैसे ही इधर मूव हुआ, ये कैरेक्टर जो भी आया इसका मूव हुआ, और जैसे ही फिर इसका काम खत्म होता है, जैसे इसका खत्म होता है काम, जैसे ही यहाँ पे देखो आता है वो बिल्डिंग चेंज हो जाता है और तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर Ready for use in a production vehicle. Nevertheless, as so often अगर यूज मतलब ध्यान से अगर कोई नहीं देखे तो पता नहीं चलेगा कब एनिमेशन ये हुआ, कब मतलब कि वो चीज़ चेंज हुआ, लगेगा वही बिल्डिंग है बस। लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ कैसे, जैसे ही मतलब कि कवर करता है ये कैरेक्टर, अगर किसी चीज़ को कवर करता है और हमको वहाँ पे दूसरा चीज़ दिखाना है तो ऐसे ही करो, उसको एलिमिनेट कर दो। ये बिल्डिंग देखो, ये कौन सा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है शायद, हाँ। यहाँ पे जैसे ही कैरेक्टर कवर किया पूरे सीन को, पूरे स्क्रीन को, वैसे ही मैंने इस पीछे वाला बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया और नेक्स्ट बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये नेक्स्ट बिल्डिंग है, ये जो है ये बिल्डिंग है। जैसे ही वो सीन कवर किया मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया इस बिल्डिंग से। ओके, देखिए कितना स्मूथली ये ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे। और ये नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो ये हिस्ट्री वाला बस ओवरले मैंने यूज़ किया है, ये भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो ही होगा इसमें भी, हाँ ग्रीन स्क्रीन वीडियो ही था। फिर देखो यहाँ पे ये जैसे ही ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये यहाँ पे जैसे वीडियो हुआ, नेक्स्ट इसके बाद कॉम्प ये 10 है, कॉम्प नेक्स्ट कॉम्प 11 है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर वही देखो सेम फ्रेम, ये मैंने यूज़ किया यहाँ पे लूपिंग। ये मैंने इसी वीडियो से स्टार्ट किया एक्चुअली। ये जो माज़ा वाला प्रोजेक्ट मैंने किया यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं सोचा इसको शेयर करता हूँ। तो यहाँ जैसे ये 10th प्रोजेक्ट खत्म हुआ, सेम टू सेम टेक्निक है, इस सारे को कॉपी करो जो भी एंडिंग पे है, इस जो मतलब एंड पे जो भी आ रहा है ये सारे को सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ,
कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करो, जो भी इंड पे है सारा सिलेक्ट हो गया। ये सारे को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लो बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड भी, और कैमरा वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ना कैमरा भी सिलेक्ट कर लिया करो। कैमरा सिलेक्ट करने से क्या होगा कि सेम सेटिंग तुम्हारी वहाँ पे भी नेक्स्ट कॉम्प में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। बस की फ्रेम्स उसका रिमूव कर दिया करो, जितना ही मतलब की फ्रेम्स के साथ आएगा वो, तो की फ्रेम्स सारे को पकड़ के बैक स्पेस, ये देखो वही सेम टू सेम। यहाँ आधे सेकंड के करीब उसको फ्रेम को मैंने होल्ड रखा, ये की फ्रेम्स लगा के होल्ड रखा मैंने। नेक्स्ट जैसे ही आगे बढ़ा फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब बताओ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा पता चला कि कहाँ मतलब कि ये खत्म हुआ। तीनों कॉम्प मिला के 1 मिनट का पूरा वीडियो है तीनों, और 1 मिनट का वीडियो पता बीत जाएगा और उसमें 3 कॉम्प बनी हुई और तुमको पता नहीं चलेगा, मतलब कि तुमको नहीं, मतलब कि व्यूअर को पता नहीं चलेगा कहाँ पे कट लगा हुआ है। इतना स्मूथली ये एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे चला जाएगा, ठीक है। एक बाइंड रखता है, व्यूअर के अटेंशन को बाइंडेड रखता है, ठीक है। तो ये जैसे ही ये स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कैमरा को मूव कराया। यहाँ पे ये कैमरा मूव हो रहा है तो यहाँ पे ये कैमरा फिर मूव हुआ पोजीशंस के साथ। और हाँ ये इफेक्ट देखो, such as the Mazda Cosmo Sport 110S and Mazda RX-7. ये सारा तो पहले 3D ले रहा है, सारा का सारा 2D PNGs है। इसमें जितना भी देख रहे हो ये सारा का सारा सिर्फ 2D PNG है, ये 2D PNG है सारा का सारा। इसको सिर्फ की फ्रेम से एनिमेट करा के इतने अच्छे से मैंने दिखाया है। देखो ये जो कार वाला इफेक्ट है, ये करने के लिए मैंने सिर्फ की फ्रेम से खेला हुआ है। पोजीशन और ओरिएंटेशन, स्केल्स, रोटेशन, ये 3 की फ्रेम्स जो भी लगा हुआ है इसके साथ। देखो कैसे ये नॉर्मली जो ये रोड अलग है, ये रोड अलग है, ये रोड नीचे से ऐसे की फ्रेम्स होके ऐसे नीचे से आता है की फ्रेम्स। उसके बाद वो कार आया, ये अभी देखो कैसे एयर में दिख रहा है, वो उधर से आ रहा है, कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा उसका। तो उसको कवर करने के लिए, थोड़ा सा मर्ज करने के लिए, इसलिए मैंने ये जो बिल्डिंग का PNG रखा है, मैंने ये बिल्डिंग इसलिए रखा है ताकि वो मर्ज हो, उसको पता ना चले। तो ये जो देखो मैंने बिल्डिंग यूज़ किया है, ये उस चीज़ को कवर कर लेता है। ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग के पीछे से वो गाड़ी आ रहा है और ये रोड भी उसी तरीके से है। तो ये कंप्लीटली किसी चीज़ को रिमूव मत करो। जैसे मतलब तुम कॉम्प बना रहे हो, ये सुनना, कोई भी एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट ले लो कॉम्प में अपने, एक मेन ऑब्जेक्ट, और उसी को आगे पीछे करके ये की फ्रेम्स लगा के एनिमेट करते रहो, मोशंस करते रहो। उससे क्या होता है ना, पता नहीं चलता है कि मतलब कि कहाँ पे कट्स लग रही है, यहाँ पे कहाँ पे वीडियो खत्म हो रही है। एक इंगेजिंग वीडियो बनी रहती है, मतलब कि एक कंटिन्यू लगता है कि वीडियो जो है कंटिन्यू चलते रह रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये जो कार का एनिमेशन है, इस पे 3 की फ्रेम्स मैंने लगाई है, ओरिएंटेशन की, स्केल की और पोजीशन की। पोजीशन बस नॉर्मली पीछे से गाड़ी से आ रहा है वो नॉर्मल आएगा तो नहीं पता चलेगा। अगर मैं स्केल को हटा दूं और ओरिएंटेशन को भी हटा दूं तो ये जो कार आएगी फिर देखना, Just the Mazda Cosmo Sport. ये बहुत ही रॉ दिखेगी। इसलिए मैंने एक ओरिएंटेशन पे भी लगाई है। ओरिएंटेशन मतलब कि आगे ऐसे रोटेट होते हुए है, थोड़ा सा मतलब कि झुकते हुए है। ऐसे गाड़ी चलती है तो ऐसे थोड़ी सी आगे झुकती है, पीछे झुकती है, ऐसे चलने के लिए ये ओरिएंटेशन पे माइनर सा मैंने की फ्रेम्स लगाए, माइनर एक फ्रेम पे लगाया है मैंने, ये ताकि पता चले ये गाड़ी यहाँ पे आके ना ऐसे रुक रही है तो एक देखो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। रुकता है गाड़ी तो आगे ऐसे इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो गाड़ी आगे रुक रही है जब एक आगे झुक रही है। देखो ध्यान से देखना, देखे पता चल रहा है। Sport. ये छोटे छोटे चीज बहुत फाइन डिटेल्स है। इससे क्या होता है ना, एक रियलिज्म का करीब आता है, मतलब थोड़ा सा भी करीब आता है कि मतलब कि एक रॉ नहीं लगता है बस PNG आके एनिमेट हुआ ऐसा नहीं लगता है। वो ऑर्गेनिक एक लगता है कि ये आगे गाड़ी रुक रहा है तो थोड़ा सा आगे झुकता है गाड़ी, ठीक है, ऐसे बेंड होता है आगे की तरफ, ये हुआ। तो ये बस समझ में आ गया। और स्केल भी इसलिए मैंने लगाया है, स्केल भी लगाया हुआ है मैंने। वो पीछे गाड़ी जब दूर है तो वो छोटी दिखेगी, देखो उस समय गाड़ी छोटी दिख रही है, जो जैसे पास आया ये बड़ा हो गया। इस पर भी की फ्रेम्स लगा के मैंने इसको भी एनिमेट कर दिया है, ताकि एक जितना भी मतलब मेरे से कोशिश रहती है जितना भी मर्द ऑर्गेनिक हो सके उतना ऑर्गेनिक मैं रिजल्ट दूँ, ओके। और ये बाकी सब देख रहे हो जो भी टेक्स्ट लेयर को मैंने पीछे रखा है ताकि इसलिए ब्लर दिख रहा है, वो मैंने जान से ब्लर किया है। अगर सामने की तरफ रखूँगा, इसी के साथ अगर रखूँगा
तो एक अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा था। मैंने पहले सामने की तरफ रखा था लेकिन अटेंशन उतना अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहा था। ये सारा फोकस ना मतलब पूरा स्क्रीन पर रह रहा था। मैं चाह रहा था कि गाड़ी पे ही सिर्फ अटेंशन रहे, ये कार पे ही अटेंशन रहे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया। और नेक्स्ट ये कार जैसे ही मूव होती है, ये बहुत अहम रोल यहाँ पे निभा रहा है। ये कौन सा मोशन ब्लर, अगर मोशन ब्लर अगर मैं नहीं डालता हूँ इस पर, देखो एकदम अजीब सी मतलब की कार दिखेगी, मतलब कार चली जाएगी एकदम बहुत 2D PNG एकदम रॉ, कुछ फील नहीं आएगा। मोशन ब्लर ऑन करने से क्या होता है ना, एक मूवमेंट होती है तो उसकी ब्लरीनेस होती है कैमरा के हिसाब से, तो वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, ब्लर हो रही है, ठीक है। और जैसे ही ये गाड़ी गई दूसरी आ गई। ये देखो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मतलब पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैंने 2-3 चीज़ इसमें यूज़ किया है। ये कार जैसे यूज़ किया मैंने और ये रोड अलग चीज़ यूज़ किया है मैंने। देखो ये पर्सपेक्टिव देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रोड के पर्सपेक्टिव देखो कहाँ से क्लिक किया गया, पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि कहाँ से वो फोटो क्लिक किया गया है। तो ये रोड का अगर देखने से क्या पता चलता है कि ये नी लेवल से क्लिक किया हुआ है, ठीक है। नी के पास रखा गया है कैमरा और वहाँ के लेवल से ये क्लिक किया। तो उस तरीके से हम लोग को अगर हम लोग इस पर कुछ भी एलिमेंट और ऐड करते हैं, जैसे मैंने कार ऐड किया है, तो उसी लेवल पे रहना चाहिए। वो कार का भी पर्सपेक्टिव एज टू एज सेम रहना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा, इन द सेंस कि सिमिलर होना चाहिए उसके पर्सपेक्टिव हिसाब से। नहीं तो कार मतलब अगर मतलब और किसी एंगल से क्लिक किया हुआ किसी और पर्सपेक्टिव तो वो मैच ही नहीं करेगा अच्छे से। देखो ये कार भी, जो वाइट वाला कार है, ये भी बहुत अच्छे से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये कार का बस यही मॉडल मुझे मिल रहा था, यही मॉडल चाहिए था, इसलिए मैंने यूज़ किया। लेकिन ये नेक्स्ट वाला कार देखो, ये पूरी तरह से मर्ज है इस पर। देख लो रोड पे एकदम कितना स्मूथली तरीके से आ रहा है और इसके साथ ही एकदम रोड के हिसाब से पर्सपेक्टिव से मैच है। तो ये जो कार का पर्सपेक्टिव है जहाँ से क्लिक किया गया है रोड के साथ मैच हो रहा है, इसलिए वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये कार और नेक्स्ट कार अगर दिखानी होती है तो मैं इसी को जो एक पे अगर मैंने पूरा सब चीज़ इफेक्ट अगर अप्लाई किया है, मोशन किया हुआ है, इसको कंट्रोल D करता हूँ मैं। देखो तो जैसे ही ये डुप्लीकेट करोगे ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये मैं रेड वाला कार को रिमूव कर दूँ ज़रा, हाँ, तो ये जैसे ही डुप्लीकेट करोगे इसकी जगह पे आ जाएगा। तो इसको रिप्लेस बस करने के लिए क्या करोगे, ये इस पर टाइमलाइन पे जिस लेयर को रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट करोगे और जिस कार को लाना है, मतलब जैसे कि मुझे ये लैम्बोर्गिनी को लाना है, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी को यहाँ पे लेके आना है, तो अल्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसी लेयर पे। अल्ट प्रेस करके अल्ट को दबाए हुए प्रेस कर देंगे इस पे, इसी लेयर पे, वो आके रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद जो भी उस पर की फ्रेम्स का काम करना है, यू क्लिक करके हटा दो या इन की फ्रेम्स को हटा दो या फिर इन्हीं पे कस्टमाइज करके, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। की फ्रेम्स को हटा दो, फिर यहाँ से जो भी एनिमेशन करना है, मोशन करना है, उसको स्टार्ट करो यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया, ये मैंने बता दिया होगा। इस पे जैसे वो सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई है। नेक्स्ट ये थी पावरफुल दिखाना था या पावरफुल या फिर पॉपुलर दिखाना था, तो मैंने इसके लिए ये की फ्रेम्स यूज़ किया था। पहले कार को ला दूँ पहले रेड वाली, और इसके पीछे से की फ्रेम्स लगा के मैंने इसको भी एनिमेट किया हुआ है। नेक्स्ट ये जापान वाला, देखो इस पर मैंने क्या किया, टेक्स्ट बहुत कम यूज़ किया और सारा चीज़ मतलब स्टोरी के फॉर्म में या फिर विजुअली फॉर्म में ही दिखाने की कोशिश किया है। देखो जहाँ पर टेक्स्ट का काम है वहीं पे यूज़ करो, ज़्यादातर विजुअली दिखाने की कोशिश करो, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल यही होता है, ठीक है। Popular in the company's history, having helped put Mazda on the map. देखो क्या बोला, having put Mazda on the map। मैंने इसके लिए क्या किया, मैप देखो कैसे थे, ये मैप है। तो ये देखो ये जो इमेज है ये नॉर्मल रॉ इमेज ऐसी है। इसमें मैंने कौन कौन से प्लगइन यूज़ किया, एक डीप ग्लो यूज़ किया है, ड्रॉप शैडो यूज़ किया और एक टिंट यूज़ किया है इनहांस करने के लिए। डीप ग्लो ये शायद फ्री प्लगइन नहीं है, पेड प्लगइन है, लेकिन जुगाड़ से मिल सकता है, तो डाउनलोड कर लेना तुम लोग, ठीक है। आई होप कि होगा ही तुम लोगों के पास, ठीक है। ये सब इफेक्ट यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट इस पर ये माजदा का जो मैंने पिन लगाया है ये भी सब अलग है, ये पिन एक अलग चीज़ है, और एक माजदा का लोगो ये लगाया हुआ मैंने। और दोनों पे अलग अलग की फ्रेम्स नहीं लगाना पड़े इसके लिए मैंने क्या किया है, उसके साथ लिंक करने के लिए पिक्विक का यहाँ पे मैंने फिर से यूज़ किया है। इससे क्या हुआ है कि वो पिन जहाँ पे मूव होगा ये माजदा का ये भी वहीं पे लिंक होगा। देखो देख रहे हो, जहाँ भी अगर मूव हो रहा है वो साथ साथ लोगो लिंक हो रहा है, मूव हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो फिर से वही बिल्डिंग आ गई,
इसे सेम टू सेम, मतलब कि ये लग रहा है प्रोजेक्ट खत्म ही, मतलब कि ये जो 20 सेकंड बीत गया, 16 सेकंड जो भी बीत गया और ये खत्म ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे इसके आगे भी यहीं से कंटिन्यू शायद होगा मेरा जो भी इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है 11 के बाद 12। मैं यहीं तक वीडियो रखता हूँ। इसमें देखो 4 कॉम्प ही मैंने एक्सप्लेन किया है ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हो ही गई होगी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये सेम टू सेम फिर से बिल्डिंग आ गया। मैंने क्या किया, एक मास्टर ऑब्जेक्ट इसी को बना के रखा है। ये जो बिल्डिंग है या तो ब्लर दिखी होगी या तो फोकस नहीं दिखी होगी, लेकिन ये रही होगी। इससे क्या मदद मिला ना, ट्रांजिशन करने में मदद मिलता है, बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करने में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक गई, ये पूरी ब्लर है वीडियो, बस एज ए प्रॉप्स की तरह मैंने काम में लिया यहाँ पे। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी होगी वीडियो में। मेरा समझाने का मोटिव ये था, इसमें एक मुझे मोशन डिस्क्राइब करनी थी कि कैसे छोटी सी नॉर्मल सी पीएनजी को कैसे मोशन में कन्वर्ट करें और ऑर्गेनिक मोशन क्रिएट करें। उस पर की फ्रेम्स लगा के, छोटे छोटे एक फ्रेम से की फ्रेम्स लगा के, जैसे मैंने गाड़ी पे दिखाया वो सब थी। तो मुझे मोशंस एक्सप्लेन करनी थी। नेक्स्ट चीज़ थी मुझे लूपिंग एक्सप्लेन करनी थी कि एक कॉम्प से दूसरे कॉम्प पे लूप कैसे करते हैं, क्योंकि 15 सेकंड का अगर कॉम्प बनाते हो, 20 सेकंड कॉम्प बनाते हो और फिर अलग सेटिंग से कॉम्प बनाते हैं, एक कॉम्प खत्म दूसरी अलग सेटिंग से, तो वो डिफरेंस पता चलता है। तो एक लूपिंग से क्या होता है ना, वो तुम 3-4 कॉम्प को लूप कर दो एक दूसरे के साथ, वो 1 मिनट का लगेगा कि पूरा एकदम 1 मिनट का डायरेक्टली एक वीडियो है। एक बहुत अच्छा अटेंशन स्पैन रखता है व्यूअर्स का। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, एंड आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सो FTS Tosh, over and out. Bye bye.